नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग अपने आखिरी अंक में जो हमारे संस्थान में एक ऑफलाइन टेस्ट का आयोजन हुआ था, उस टेस्ट के हिंदी के प्रश्नों के साथ अपने संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और उसी क्रम में हमने उस प्रश्न पत्र के आधे प्रश्नों को हल कर लिया था और उनकी व्याख्या हमने देख ली थी। तो आज के इस अंक में हम उन्हीं प्रश्नों के आगे से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे और उन प्रश्नों को समाप्त ख़त्म करके और फिर आगामी चर्चा में नए अंकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो साथियों, इससे पहले कि हम अपनी उस चर्चा को प्रारंभ करें, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो प्रतिदिन मैं आपसे एक निवेदन के भाव से, एक विनती के भाव से, एक याचक के रूप में आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो जो साथियों अभी लेखपाल का DVR का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत मैं अपने उन सभी छात्रों से जो किसी न किसी विभाग में, चाहे वो केंद्रीय स्तर की भर्ती हो और चाहे वो राज्य स्तर की भर्ती हो, अगर वो सरकारी विभाग में सेवारत हैं और उनका लेखपाल की भर्ती जो परीक्षा थी उसमें भी चयन हो गया हो, तो वो लेखपाल की जो DVR का प्रोसेस है उसको छोड़ करके जो आपके सहपाठी हैं, आपके भाई, आपके बहन हैं, जो बेरोजगार वर्तमान में है और परीक्षा दे करके रोजगार प्राप्त करने के अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी से निवेदन करूंगा, अपने भाइयों से, अपने छात्रों से, कि उस DVR अभियान जो कि हम यहाँ पर चलाए हैं, उस DVR कार्यक्रम को स्किप करके अपने सहपाठी भाइयों बहनों के मदद कर उनको रोजगार प्राप्त करने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें। तो साथियों, आइए इस मुहिम के साथ, इस विनती के साथ हम अपनी आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज के अंक के आगे के प्रश्नों को देखते हैं और हम लोग साथियों अपनी अंतिम क्लास में आधे प्रश्नों को लगभग कर चुके थे। 20 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया था और शायद ये वाला प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। ठीक है, यहीं से हम लोग आज की चर्चा को प्रारंभ कर लेते हैं और बाकी बचे प्रश्नों को समाप्त करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा समास नहीं है। A अव्ययी भाव, B कर्मकारक, C द्वंद्व और D बहुब्री। ठीक है, तो साथियों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन B कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक समास नहीं होता, बल्कि समास का नाम क्या होता है? समास का नाम होता है कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों आपके समास हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान होने का मतलब क्या पूछ रहा है? ऑप्शन है बहुब्री समास, B तत्पुरुष समास, C द्वंद्व समास और D द्विगु समास। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रधानता के आधार पर अगर बात करें तो प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं और उन 4 भेदों में एक होता है जिसमें से दोनों पद प्रधान हों, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, वो समास कहलाता है ऑप्शन C द्वंद्व समास। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। अब इसको जरा आप देख लीजिए। तो हमने आपको बताया कि ये समास 4 प्रकार का होता, तो क्या हो सकता है? ये किसके आधार पर है? प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर है? प्रधानता के आधार पर।
प्रधानता के आधार पर। और प्रधानता के आधार पर बात करें तो प्रधानता कैसी हो सकती है? तो प्रधानता हो सकती है बेटा या तो क्या हो, या तो दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, या फिर हम बोल सकते हैं अन्य पद प्रधान हो। क्या हो? अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो, ये भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें तीसरा तो क्या होता है? एक होता है बेटा जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। और एक होता है बेटा जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? उत्तर पद प्रधान हो। ये 4 प्रकार के समास होते हैं, 4 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है। अब जब बात करेगा दोनों पद प्रधान तो साथियों इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। जब पूछेगा अन्य पद प्रधान या दोनों पद अप्रधान तो साथियों इसका समास होगा बहुब्रीहि समास। इसका उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जब बात करेगा साथियों पूर्व पद प्रधान, जिसमें पूर्व पद की क्या हो? प्रधानता हो, पूर्व पद की प्रधानता हो, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो पूर्व पद प्रधान का मतलब होता है जिसमें पूर्व का मतलब पहला पद प्रधान साथियों वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और अगर बात करेगा किसकी? उत्तर पद प्रधान की, उत्तर का मतलब जिसमें बाद वाला पद प्रधान हो, तो साथियों वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से प्रधानता के आधार पर समास के ये 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और ध्यान रखिएगा प्रधानता के आधार पर जब हम बात करते हैं तो ये तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है द्विगु और दूसरा हो जाता है साथियों कर्मधारय। दूसरा क्या हो जाता है? कर्मधारय। पक्का? ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये आपका वर्गीकरण हो जाता है प्रधानता के आधार पे। यानी अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए, कभी प्रश्न में ये आ जाए कि द्विगु अथवा कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखना वो तत्पुरुष समास का चूंकि भेद है तो उसका भी कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद ही प्रधान होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। विभत्स रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए क्रोध, बी उत्साह, सी शोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना विभत्स रस की जब हम बात करते हैं तो विभत्स रस का स्थायी भाव बेटा होता है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है बेटा वो होता है जुगुप्सा। अब कहोगे सर जी जुगुप्सा क्या होती है? तो ध्यान रखो जुगुप्सा की जो भावना होती है उसी को हम घृणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घृणा बोलते हैं। घृणा का मतलब जानते हो? विभत्स क्या मतलब होता है? विभत्स रस का मतलब होता है कि जब किसी काव्य को सुनने या किसी दृश्य को देखने से मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए। घृणा का जैसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि मन में घिन की भावना आ जाए है। मन मतलब किसी चीज को देखने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई अवस्था हो, कोई क्षत विक्षत अवस्था में हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, या ऐसा कोई गंदा वातावरण दुर्गंध युक्त माहौल हो जहाँ पर सांस लेना भी क्या हो रहा हो? कठिन हो रहा हो है, वहाँ पर बैठ पाना भी कठिन हो रहा हो, तो ऐसे मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसे हम जुगुप्सा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जुगुप्सा के नाम से जानते हैं। और साथियों इसके कारण जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विभत्स रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभत्स रस बोलते हैं। अगर आप बात करें तो यहाँ पे बेटा क्रोध जो है वो स्थायी भाव होता है रौद्र रस का। ठीक है। उत्साह की बात करें तो ये स्थायी भाव होता है बेटा वीर रस का। और बात करें शोक का तो ये स्थायी भाव होता है बेटा करुण रस का। ध्यान रखना है किसका होता है? करुण रस का। तो ये इस प्रकार से आपके बाकी के हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखो।
अगला प्रश्न है हमारा, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त क्या है? ये आपका लोकोक्ति है। अवसर का लाभ उठाना पूछ रहा है, इसके लिए सॉरी ये पद जो अर्थ दे रहा है ये पूछ रहा है इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी आकाश पाताल एक कर देना, सी फूलों ना समाना, या कहीं कहीं ये हो सकता है बेटा इसी को फूलों ना समाना की जगह फूले ना समाना लिख सकते हैं, फूले ना समाना। और चौथा क्या लिखा है? चौथा बेटा लिखा है देखो यहाँ पे अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाना हम लोग अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं भी आपको आता तो विकल्पों में से देख करके आप पहुंच सकते हो कि अवसर का लाभ उठाने का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए रोड़ा पाला अटका पड़ना, विकल्प बी रोड़ा अटकाना, ठीक है, और विकल्प सी बरस पड़ना, और डी दांतों में जीभ होना। तो बाधा डालने का मतलब होता है गुरु रोड़ा अटकाना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? रोड़ा अटकाना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ, ये आपकी जो लोकोक्ति या मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए मनमानी करना, ऑप्शन बी अपना हाथ पूजनीय होता है, ऑप्शन सी अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, और डी अपने हाथ से दान करना। तो यहाँ पर देखो जरा, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने कहा था यहाँ पे अगर जो पद प्रयुक्त होता है, अगर अर्थ की बात करते हैं तो लोकोक्ति और मुहावरे में जो पद होते हैं उसका उससे संबंधित अर्थ से प्रायः कोई भी लेना देना नहीं होता है, प्रायः कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर यहाँ पर हाथ का पद प्रयोग हो रहा है तो देखो यहाँ पर हाथ ये दो में आया, तो ये दो विकल्प तो आपके नहीं ही होंगे। अपना हाथ पूजनीय होता है, ये कहेगा ये कोई मीनिंग है क्या? हम अपने हाथ की पूजा कभी करते हैं ना? कभी नहीं, अपना हाथ पूजनीय थोड़ी होता है। दूसरा अपने हाथ से दान करना, बात सही है, कर सकते हैं स्वयं दान करना, लेकिन वो अपना हाथ जगन्नाथ के अर्थ में थोड़ी होगा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पर इसकी जो आंसर बनेगी वो बनेगी ऑप्शन सी, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। या अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अपना कार्य स्वयं करना, अपना काम स्वयं करना ही श्रेष्ठ होता है, स्वयं करना ही, अपना काम स्वयं करना ही श्रेष्ठ होता है, अपना काम स्वयं करना ही श्रेष्ठ होता है। ये हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा इसका अर्थ। इसका मतलब जो मिलता जुलता हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है? तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है? तो ऑप्शन ए चोर चोर मौसेरे भाई, ऑप्शन डी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन सी केर बेर का संग, और ऑप्शन डी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अब साथियों यहाँ के विकल्प बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे विकल्प बहुत अच्छे हैं। अगर परीक्षा में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, अगर एक ऑप्शन होता है कि हम लोग को जब प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है तो हम लोग वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि अब अगर हमें चारों विकल्प में आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर निकालने का तरीका होता है कि कौन से दो विकल्प नहीं हो सकते। आप ये देखो कौन से दो विकल्प हैं जो इसके आसपास भी नहीं दिखाई देंगे, जो आंसर के रूप में नहीं होंगे। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसको कहीं कहीं अंग्रेजी में हम लोग चेक बाय ऑप्शन, यानी इसको हम बोलते हैं विकल्प की सहायता से उत्तर को खोजना। हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आता, लेकिन इसकी मीनिंग बन जाएगी कि विकल्प की सहायता से अपने उत्तर का चयन करना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम इसको एलिमिनेट कर करके निकालते हैं। यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करके निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके दो विकल्पों को हम यहाँ से हटा देंगे। ये नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो पद हो रहा है तुम सब एक जैसे हो के लिए, यहाँ पर ये दो का कहीं भी मेल नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर हो गया चोर चोर मौसेरे भाई और एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी ये दोनों अर्थ जो दे रहे हैं वो दोनों विकल्प समान प्रवृत्ति के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अगर इसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसके आंसर के रूप में बेटा यहाँ पर देखो जो इन दोनों में एक ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन उपयुक्त आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे या एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है, यानी सब एक
एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं, ये हो जाएगा सामान एक ही थैली के चट्टे भट्टे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 28वां देखो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उल्लेख, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। यहाँ थोड़ा सा वर्तनी को देख लो बेटा, यहाँ पर ये भ्रांतिमान, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। और जरा देखोगे ना बेटा तो ये वर्तनी को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई किताबों तक में ये वर्तनी गलत लिखी होती है। और आपको बता दूं कि जब आप हिंदी में वर्तनी के प्रश्नों को पढ़ते हो तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। साथियों, इसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नहीं, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इस पद को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर सुदामा और कृष्ण के संवाद को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब गरीब, ठीक है, सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने पहुँचते हैं और जब सुदामा की दशा को श्री कृष्ण जानते हैं तो उनका मन इतना द्रवित हो जाता है, अपने बचपन के मित्र की भावना, उनकी परिस्थिति को देख करके, उनके जीवन में इतने संकटों को सुन करके वो एकदम से द्रवित हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और इतने सुंदर तरीके से इन पंक्तियों में उसको वर्णित किया है कि जब कृष्ण को, सुदामा को कृष्ण बैठाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि जब उनके पाद प्रक्षालन के लिए, उनके पैरों को धोने के लिए उनकी जो पटरानियाँ हैं वो जो जल लेकर के खड़ी हुई होती हैं, तो कहते हैं कृष्ण की आंखों से इतने अश्रुधारा इतनी तीव्र गति से बह रही होती है कि सुदामा के जो पैर हैं वो उनके आंसुओं की झलधारा से ही धुल जाते हैं। यानी उनके पैरों को धुलने के लिए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी जो परात में, जो पात्रों में पानी लेकर के उनकी रानियां खड़ी हैं उनको वो हाथ भी नहीं लगाते और सुदामा के चरणों को अपने नैनों के जल से क्या करते हैं, धो देते हैं। अब साथियों, ये तो इसकी मीनिंग है। अब जब मीनिंग को देखो तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि नैनों से क्या इतने आंसू निकले होंगे। देखिए यहाँ पर चीजों को व्याख्यायित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है काव्य में, ठीक है। तो क्या ऐसा संभव है कि नैनों से अश्रुओं की धारा इतनी तीव्र गति से निकले, इतनी मात्रा में निकले कि उन नैनों से आप क्या करो, उन नैनों से आप किसी के पाँव को धो डालो? क्या ऐसा संभव? वास्तव में नहीं, वास्तव में नहीं। लेकिन चूंकि काव्य में दिखाया गया है, ये दिखाने का मतलब है कि मन का दुख जो है वो इतना असीम है, ठीक है, कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उस दुख के कारण वहाँ दिखाया गया, इस दुख के भाव को आंसुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। यानी ऐसा वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन काव्य में इस चीज को बहुत क्या किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है, यानी किसी सामान्य सी घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत अधिक दिखाई दे रही है। तो जब किसी काव्य में किसी, ठीक है, भावना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो साथियों वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो बेटा, अगर आपको नहीं भी मालूम है ना तो इस शब्द के अनुसार कैसे निकाल सकते हो। देखो इस शब्द को तुम तोड़ सकते हो बेटा, ये शब्द टूटेगा अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। देखो कितना आसानी से निकाल पा रहे हो। उक्ति का मतलब हुआ बात, उक्ति का मतलब हुआ बात, बात या कथन, उक्ति का मतलब हुआ बात या कथन, ठीक है। और अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। अब देखो ये मीनिंग ही हो गई, अगर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, और वही तो यहाँ हो रहा है, वही तो इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस कारण से यहाँ अलंकार कौन सा हो गया, अतिशयोक्ति। एक नोट डाल करके और लिख लेना बेटा, अगर विकल्प में अतिशयोक्ति ना हो, अगर विकल्प में अतिशयोक्ति अलंकार ना हो तो ध्यान रखना ऐसी परिस्थिति में बेटा, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर करुण रस लगा दोगे, ठीक है। सॉरी, अलंकार पूछ रहा है, अगर
ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा विषयांतर हो गया। हाँ, ऐसे ही समझ लो कि बेटा अगर यहाँ पर इस उदाहरण में आपसे अलंकार की जगह मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ रस का पूछे कि कौन सा रस है, तो ध्यान रखिएगा इसी अलंकार में आपका रस जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो रस इसमें करुण और अलंकार जो होगा वो कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। पक्की बात है यहाँ पर अलंकार पूछा गया है और बहुत चर्चित एग्जाम्पल है बेटा, बहुत चर्चित एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी उपमा और डी प्रतीक। तो आप देखो इसका आंसर बेटा बचपन से सभी लोग पढ़ते आए हैं, चारुचंद्र की चंचल किरणें में, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अब कैसे होगा बेटा ये देख लो, है ना। अनुप्रास का देखो मीनिंग जानो, तुम पहले इस एग्जाम्पल को देखो। तो यहाँ बेटा इस पंक्ति में देखो किसकी, इस चा वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। यानी आवृत्ति किसकी हो रही है, आवृत्ति हो रही है बेटा, आवृत्ति इसमें किसकी हो रही है, आवृत्ति हो रही है चा वर्ण की। किसकी हो रही है, चा वर्ण की। और बेटा देखो अनुप्रास को अगर देखो तो अनुप्रास अपने आप में बता देता है, ये दो पदों के मेल से बना है जो कि क्या है, अनुधन प्रास। क्या है बेटा, अनुधन प्रास। प्रास का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रास का मतलब होता है वर्ण, प्रास का मतलब क्या होता है, वर्ण। और अनु का मतलब बच्चा क्या होता है, अनु का मतलब होता है आवृत्ति। अनु का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। अब जरा देख लो बेटा, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब ही बार बार था। जहाँ कोई वर्ण की आवृत्ति हो, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ बेटा कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के मन में जागृत होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है स्थायी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव और डी संचारी भाव। तो साथियों ध्यान रखिए, ऐसे भाव जो मानव मन में सदैव पाए जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, परंतु उपयुक्त काल और दशा को देख करके वह स्वतः ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं बेटा, उन्हें हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब साथियों अगर बात करें तो ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, रस के अंग है ये। क्या है, रस के अंग है ये। रस के अंगों की बात करें तो कितने अंग होते हैं बेटा, तो रस के बेटा 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, जिसमें एक क्या होता है, एक होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, अनुभाव, और चौथा होता है बेटा व्यभिचारी भाव। क्या होता है, व्यभिचारी। कभी पूछा जाए रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, तो बेटा ध्यान रखना रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग रस के माने गए। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान रखिएगा कि रस का प्रतिपादक या रस का प्रारंभ करने वाला या रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बेटा रस का प्रवर्तक माना जाता है भरत मुनि को। किसको माना जाता है, भरत मुनि को। और भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए ना बेटा, तो भरत मुनि के अनुसार रसों के कितने अंग होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रसों के 3 अंग माने गए। रसों के 3 अंग माने गए। कितने अंग माने गए, 3 माने गए। उन्होंने किसको किसको माना है, तो देखो बेटा भरत मुनि ने विभाव को माना है, भरत मुनि ने अनुभाव को माना है, और भरत मुनि ने संचारी भाव या व्यभिचारी भाव को माना है। भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अंग हैं। पेपर में पूछ दिया जाए कि किसे भरत मुनि ने रसों का अंग नहीं माना है, तो आंसर याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। भरत मुनि ने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं कहा है, स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना है। सूत्र उनका कहता है बेटा, सूत्र उनका कहता है, सूत्र में चाहो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। भरत मुनि का जो बेटा सूत्र है वो कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव,
संयोगादृशी निष्पत्ति ये भरत मुनि का सूत्र है बेटा, ये भरत मुनि का सूत्र है जो क्या कहता है, देखो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। क्या क्या है, तो विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव है। कहीं पर भी सूत्र में किसका, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना, स्थायी भाव भरत मुनि के अनुसार रस का अंग नहीं है। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द है, ठीक है, या विपरीतार्थक शब्द पूछ सकता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी स्वनिर्मित, सी स्वाभाविक, डी स्वचलित। तो कृत्रिम का जो विपरीत अर्थ होगा वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा प्राकृतिक। अगला देखो, उदात्त का विलोमार्थी या विलोम शब्द है। ऑप्शन है उद्धत, बी दानशील, बी अनुदात्त और डी क्षमावान। तो उदात्त शब्द देखो बेटा, उदात्त शब्द जो है इसका विलोम होगा ऑप्शन सी अनुदात्त। कैसे होगा अब ये देख लो। तो बेटा उदात्त शब्द को अगर आप देखो तो उदात्त शब्द जो है वो किससे प्रारंभ हो रहा है, तो बेटा उदात्त शब्द का प्रारंभ किससे, ऊ से हुआ, जो कि क्या है, स्वर है। ऊ जो है वो क्या है, स्वर है। और आप जानते हो विपरीत अर्थ प्राप्त करते हैं उपसर्गों का प्रयोग करके, और विपरीत अर्थ प्राप्त करने के लिए हम प्रायः आ या अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका, आ या अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब अगर बात करें तो आ का प्रयोग किसके साथ होता है, तो आ का प्रयोग होता है बेटा ऐसे शब्दों के साथ जिनका प्रारंभ व्यंजन से हो। आ उपसर्ग का प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ होता है जिनका प्रारंभ व्यंजन से हो, और अन उपसर्ग का प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ होता है जिनका प्रारंभ स्वर से हो। अब इसका प्रारंभ अगर स्वर से हो रहा है तो बताओ इन दोनों में कौन सा होगा, तो स्वर के साथ अगर हो रहा है तो इसके साथ अन उपसर्ग का प्रयोग होगा, और इसके साथ बेटा अगर हम देखो अन जोड़ देंगे, इसके साथ हम अन जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो ये ना जो है, ये ना कैसा है, ये ना आधा है। अब यहाँ पर इसको क्या, ये ऊ के साथ जुड़ेगा तो ये शब्द क्या बना देगा, ना के साथ ऊ मात्रा के रूप में आ जाएगा तो ये शब्द बना देगा अनुदात्त। तो क्या बना देगा, अनुदात्त, और वही ये लिखा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। अब इस शब्द को भी उसी प्रकार से देख लो, बहुत आसानी से अब आप आंसर निकाल पाओगे। ए कठोर, बी निर्भय, सी अपव्यय और डी अनुदार। तो उदार में अनुपसर्ग को जोड़ा, उदार सुखीश्वर से प्रारंभ हुआ, अनुपसर्ग जोड़ा तो ऑप्शन बन गया डी अनुदार, ऑप्शन बन गया डी अनुदार। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए गाय, बी नदी, सी इंद्री और डी गज। तो बेटा गो का अर्थ इसमें से जो नहीं होगा, अनेकार्थी का क्वेश्चन है, वो होगा ऑप्शन डी गज। बाकी गाय, नदी और इंद्री ये तीनों गो के क्या हो जाएंगे, गो के अनेकार्थी पद हो जाएंगे। अनेकार्थी शब्द अज के गलत विकल्प का चयन करना, जो यानी अब्ज का अर्थ नहीं दे रहा। ऑप्शन ए शंख, बी चंद्रमा, सी मेघ और डी कपूर। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघ। अब मेघ का क्या होगा, ध्यान रखो बेटा, मेघ का अब्ज ना होकर के बल्कि क्या बनेगा, मेघ के लिए शब्द बनेगा अब्द। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि पानी का जो भी पर्यायवाची होगा, पानी पद में क्या, जा प्रत्यय को जोड़ोगे तो वो कमल का पर्यायवाची बनेगा, दा को जोड़ोगे तो वो बादल का बनेगा, और धी को जोड़ोगे तो बेटा वो समुद्र का बनेगा। अब चूंकि मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब होता है बेटा बादल, और यहाँ पे शब्द को देखोगे तो ये शब्द अप में टूटता है। अप का मतलब बेटा होता है जल, अप का मतलब क्या होता है, जल। अब अगर यहाँ पे जल है तो बाद में देखो जल में क्या जोड़ेंगे, तो जल में बेटा दा जोड़ेंगे, तब ये मेघ यानी बादल का बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेघ के लिए अब्ज शब्द का प्रयोग ना होकर के अब्द शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है मेरा, एक अर्थ निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार भी किसका अर्थ इनमें से है? ठीक है, ऑप्शन ए कान, बी कर्ण, सी श्रुति और डी श्रवणेंद्री। तो पतवार का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? पतवार का एक अर्थ होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, भजन एक बहुत चर्चित भजन है ना, उसमें वो कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो मेरे प्रभुवर मेरा नाम हो रहा है। उसी में एक पंक्ति बहुत अच्छी आती है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से कई लोग कहते हैं पतवार को, कई लोग यहाँ नाव से जोड़ देते हैं। नहीं, देखो यहाँ से तुमको मिल जाता है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अब पतवार का मतलब होता है कि पतवार का जो अर्थ यहाँ पे होगा एक प्रकार से या तो नाविक हो जाएगा, नाविक है, और दूसरे शब्दों में लोगे तो बेटा देखो, जो नाव को चलाने के लिए नाविक एक डंडा लिया होता है ना, जिसको पानी में डाल करके और वो नाव को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, जिसको कुछ लोग सामान्य भाषा में चप्पू भी बोल देते हैं। ठीक है, चप्पू जिसको क्या करता है, नाव चलाने वाला वो नाव को खेलता है जिससे। ठीक है, तो उस डंडे को पतवार बोल देते हैं, या कहीं कहीं पतवार का मतलब नाव चलाने वाला भी हो जाता है। ठीक है, नाव चलाने नाविक भी हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो जो नाव चलाने वाला या जो वो डंडा, जो नाव चलाने का यंत्र है, वो उसका इसमें से कौन सा अर्थ होगा? तो देखो, उसके पतवार के रूप में, एक अर्थ के रूप में कर्ण को भी लिया जाता है। कर्ण का मतलब भी ये होता है कि नाव को खेने वाला डंडा। यानी यहाँ पर ध्यान रखो, चाहे कर्ण की बात हो और चाहे पतवार की बात हो, इन दोनों का अर्थ जो मिलता है वो किस रूप में मिलता है? तो बेटा इसका अर्थ मिलता है नाव को खेने वाले डंडे के रूप में। नाव को खेने वाला डंडा, खेने वाला यंत्र बोल सकते हो, यंत्र भी बोल सकते हो, नाव को खेने वाला यंत्र। ठीक है, इस रूप में मिलता है। तो यहाँ पर पतवार का एक अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। ठीक है, कैसी पढ़ाई निरर्थक है? यहाँ पर ये बोला, जरा विकल्प को देखो, तो कह रहा है जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हो, बी जिससे जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हो, ऑप्शन सी जानकारी नहीं दी जाती हो, और ऑप्शन डी जो बंदरगाहों के बारे में ना बताए। अब जरा देखो यहाँ पर कैसे है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे जलमार्ग का भी उल्लेख है, यहाँ पे देखो बंदरगाह का भी उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर इस विकल्प को देखोगे तो ये दोनों का उल्लेख चूंकि पैसेज में मिल रहा है ना, दोनों का मिल रहा है, तो कोई एक आंसर तो नहीं हो सकता। सिर्फ जलमार्ग भी नहीं हो सकता, सिर्फ बंदरगाह भी नहीं हो सकता, सिर्फ बंदरगाह भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों विकल्प तो देखो यहाँ से हट गए, ये दोनों विकल्प यहाँ से हट गए। अब यहाँ पे बचा कौन सा? जानकारी नहीं दी जा सकती है जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हो। तो देखो उपयुक्त आंसर क्या है यहाँ पे, जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो वहां से तुम्हें निकल करके आएगा कि यहाँ पर कुल मिलाकर के पैसेज की जो थीम है वो इस पर केंद्रित है कि ऐसी शिक्षा हो जिसका मानव के दैनिक जीवन में कोई ना कोई उपयोग जरूर होता हो, उसका दैनिक जीवन से संबंधित हो, एक तरीके से एप्लीकेशन या प्रयोग के रूप में, अनुप्रयोग के रूप में वो शामिल होती हो। ऐसी शिक्षा जो है वो लेखक कहना चाह रहा है, शिक्षा ऐसी अच्छी होती है जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती। इस कारण से इस प्रश्न का जो उपयुक्त आंसर बनेगा वो बनेगा जिसका उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बच्चे ना करते हो। ऐसी शिक्षा, ऐसी पढ़ाई क्या है? निरर्थक है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में ना हो पाता हो, दैनिक जीवन में ना हो पाता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले प्रश्न को देखें तो निवासी का बहुवचन रूप क्या है? निवासी का बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन ए निवासों, बी निवासियों, सी निवासी और डी निवासी है। बहुत आसानी से देख सकते हो बच्चा, यहाँ पर अगर इस पदों को उच्चारित करके भी देख लो, हम कह रहे सब चीजें भूल जाओ, तुम्हें व्याकरण के कोई भी नियम ना आते हो, कोई भी चीज अगर समझ में ना रही, तुम सिर्फ उच्चारित करके देख लो ना। निवासी का एक वचन है, क्या उसका बहुवचन बन सकता है? बिल्कुल। निवासों बनेगा क्या? कभी नहीं। निवास का निवासों होगा, निवासीय
कभी होता है? नहीं, बनेगा ही नहीं, होएगा नहीं। तो एक शब्द जो उपयुक्त उच्चारित हो पा रहा है वो हो पा रहा है निवास का निवासियों, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए सौंदर्य, बी कलात्मक, सी सुंदर और डी मनोहरी। तो साथियों ध्यान से रखो कि इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौंदर्य। अब ये सौंदर्य जो है वो विशेषण का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा सौंदर्य का जो विशेषण होता है, ध्यान रखना, सौंदर्य का विशेषण सुंदर होता है। सौंदर्य का विशेषण क्या होता है? सुंदर होता है। और यहां पर ध्यान रखो, सौंदर्य का जो पद है, सौंदर्य का जो पद है बेटा, वो किस रूप में कार्य करता है? वो विशेष के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? विशेष के रूप में कार्य करता है। और अगर ये विशेष है तो विशेषण नहीं होगा। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सौंदर्य। 41वां क्वेश्चन है, फर्क का समानार्थी है, यानी एक तरीके से इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ए हानि, बी प्रभावकारी, सी असरदार और डी अंतर। तो फर्क का मतलब क्या होता है बेटा? फर्क का मतलब होता है भेद होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ डी, अंतर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट कोचिंग में हुआ था, तो इस प्रश्न को लेकर के जो भी हमारे छात्रों का हमसे एक प्रकार से एक रिक्वेस्ट टाइप की थी, तो उसको हमने यहाँ पे हम हिंदी के प्रश्नों के साथ वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आशा है कि ये प्रश्नों की जो व्याख्या है, ये सबसे आप सबके मन में जो शंका थी, जो आप लोगों को प्रश्नों को लेकर के डाउट की स्थिति थी, वो समाप्त हो गई होगी। तो साथियों मैं आज के इस अंक को यहीं पर इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि आप सभी घरों में अपनी तैयारी को यूं ही सतत बनाए रखेंगे, और जिससे कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आप सफल होकर के अपने सपनों को साकार कर सकें। हम और आप मिल करके संवाद के, अपने बातचीत के कार्यक्रम को इसी प्रकार यूं ही आगे जारी रखेंगे। इस वादे के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को जय हिंद।